नमस्कार। मन की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अंतिम विदाई। मिट्टी का छोटा सा घर, सामने तुलसी का चौरा और बगल में आम का पेड़। खेतों की हरियाली और पगडंडियों से जुड़ी उनकी जिंदगी सादगी भरी थी। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठना और बैलों की घंटियों के साथ खेतों की ओर निकल जाना उनकी दिनचर्या थी। गांव के लोग इज्जत करते थे उनकी। मोहन काका कहते हुए सब सलाम ठोकते थे। उनकी पत्नी रुक्मणी जी एक धनपरायण और ममतामयी स्त्री थी, जिनका संसार उनके पति और बच्चे के इर्द गिर्द ही घूमता था। दोनों ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने हमेशा कोशिश की कि अपने बेटे को खूब पढ़ाएं लिखाएं। यही उनका सपना था। दोनों ने अपने जीवन का हर पल मेहनत से जिया। अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दी, उसे शहरों तक भेजा ताकि उसका भविष्य उज्जवल हो। लेकिन कुछ दिनों से मोहन लाल जी का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था। वे उम्र के उस मोड़ पर थे जहां शरीर साथ छोड़ने लगता है, लेकिन आत्मा अब भी उम्मीदों से भरी रहती है। सुबह के 8 बजे थे। मोहन लाल जी और खुद की चाय लेकर दोनों आंगन में बैठे ही थे कि पड़ोसन बिमला बहन आ गई। कैसी तबीयत है अब भाई साहब आपकी? बड़े कमजोर हो गए हो आप। तो मोहन लाल जी बोले, बुढ़ापे का शरीर है बहन जी, कुछ ना कुछ बीमारी तो लगी रहेगी। तो पड़ोसन सहानुभूति जताते हुए बोली, अरे भाई साहब, यहाँ गांव में कहाँ ठीक से इलाज होगा। शहर में आपके बेटा बहू हैं, शहर में क्यों नहीं दिखा लाते आप? बेटा भी बड़ा अफसर है आपका, आपको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देगा। ऐसे यहाँ गांव में तो बस ऐसे ही शरीर को कष्ट देना होता है। यहाँ वो सुविधाएं कहाँ हैं? जी, बात तो आप ठीक कह रही हैं बहन जी। कल विवेक कह भी रहा था कि अगर गांव में इलाज संभव नहीं है तो शहर आ जाओ। कल तो मैंने बात टाल दी थी, लेकिन आज ही मैं बेटे से बात करती हूँ और कहती हूँ कि अब अपने बाबूजी का इलाज वहीं शहर में करवा। यहाँ के भरोसे कब तक बैठे रहेंगे हम? कोई दवा काम भी नहीं कर रही है। रुक्मणी जी बातों में गंभीरता लाते हुए बोली, कुछ दिनों में विवेक अपने माँ बाबूजी को लेने गांव आता है। बेटे को देखते ही जैसे दोनों की बाँछें खिल उठी। बाबूजी, शहर में अच्छे डॉक्टर हैं और सब सुविधाएं हैं। मैं तो आपको कब से कह रहा था, लेकिन आप मेरी बात ही नहीं मान रहे थे। चलिए, अब आपको किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाकर आपका इलाज शुरू कर देते हैं। माँ बाप के चेहरे पर संतोष की हल्की मुस्कान थी। बेटे को उनकी कितनी फिक्र है, यही सोचकर दोनों खुश हो रहे थे। वैसे तो दोनों का गांव छोड़कर जाने का मन नहीं था, लेकिन बीमारी के कारण भारी मन और कमजोर शरीर लेकर और बेहतर इलाज और सुख सुविधाओं के लिए वो दोनों गांव छोड़ शहर चले आते हैं। दोनों का एक ही बेटा था, विवेक, और विवेक की पत्नी रचना। दोनों की शादी को 6 साल हो चुके थे। लंबा सफर तय करके मोहन लाल जी और रुक्मणी जी थके हारे शहर पहुंच जाते हैं। गांव की धूल भरी गलियों से निकलकर अब वे उस अपार्टमेंट की सीढ़ियां चढ़ रहे थे जहां उनका बेटा विवेक और बहू रचना रहते थे। दिल में एक खुशी थी और बेहतर सुख सुविधाओं की आस भी थी कि बेटे के घर जा रहे हैं। अब कुछ सहारा मिलेगा, थोड़ा आराम मिलेगा। विवेक ने दरवाजा खोला, मुस्कुराया और माँ बाबूजी को अंदर आने को कहा और अपनी पत्नी को आवाज दी, रचना, रचना, देखो माँ बाबूजी आ गए। जल्दी से चाय नाश्ता ले आओ, मैं तब तक फ्रेश हो जाता हूँ। दोनों ने देखा कि घर साफ सुथरा था, सजावट भी अच्छी थी, लेकिन माहौल में एक ठंडापन था जो शब्दों से नहीं लेकिन व्यवहार से महसूस हो रहा था। रचना किचन से निकली। उसके चेहरे पर एक मजबूर मुस्कान थी और उसकी आंखें ठंडी थी, जैसे बेमन से किसी मेहमान का स्वागत कर रही हो। उसके व्यवहार में अपनापन नहीं था, बस एक औपचारिकता थी। शायद दोनों की अनुभवी आंखें वो सब भी देख रही थी जो दिख नहीं रहा था। अरे, आ गए आप लोग, उसने कहा, फिर झट से मुड़ गई, जैसे कोई जरूरी काम हो। रुक्मणी जी ने थोड़ा मुस्कुराकर कहा, बहू
कैसी हो? बहुत सुंदर घर बनाया है। रचना ने जवाब दिया, हाँ ठीक हूँ, बस थोड़ा बिजी थी। सोचा नहीं था आप लोग इतने जल्दी आ जाएंगे। यह वाक्य रुक्मणी जी के दिल को चुभ गया। वे समझ गई बहू को उनका आना मन से नहीं भाया। चाय नाश्ता लाकर रचना ने अपने काम से इतिश्री कर दी। बातों में छिपा ताना, व्यवहार में छिपा ठंडापन रुक्मणी जी साफ देख रही थी। माँ जी, आइए मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। रचना उनको एक छोटा सा कमरा दिखाते हुए कहती है, आप लोग इसी रूम में रहिएगा, सामान वहीं रख दीजिए और हाँ, बाहर से जूते अंदर मत लाना। मुझे घर में साफ सफाई बहुत पसंद है, तो आप लोगों से भी ऐसी ही साफ सफाई की उम्मीद करती हूँ। रुक्मणी जी ने मोहनलाल जी की तरफ देखा। दोनों की आंखों में एक ही सवाल था, क्या हम अपने ही बेटे के घर मेहमान बनकर रहेंगे? अगली सुबह विवेक अपने पिता को अस्पताल ले जाकर डॉक्टर को दिखाता है। डॉक्टर ने उनका चेकअप किया और बताया कि उन्हें सीओपीडी, एक प्रकार का फेफड़ों का रोग की शुरुआती अवस्था है, जो कि उम्र के साथ और ज्यादा बिगड़ सकती है। डॉक्टर ने विस्तार से समझाया, समय रहते इलाज जरूरी है। इन्हें नियमित दवाइयाँ, साफ हवा और थोड़ा भावनात्मक सहयोग चाहिए, वरना स्थिति बिगड़ सकती है। उसी दिन से मोहनलाल जी की दवाइयाँ शुरू हो गई। डॉक्टर की सलाह पर एक छोटा सा इनहेलर भी मोहनलाल जी को दे दिया गया। मोहनलाल जी की दवाइयाँ शुरू हो गई थीं। कुछ दिन तो ठीक से गुजरे, लेकिन कुछ दिनों से उनकी तबीयत कुछ खराब चल रही थी। सबसे ज्यादा तकलीफ दे थी उनकी लगातार चलने वाली खांसी। दिन हो या रात, खांसी थमती ही नहीं थी। रात को जब सब सोते, तब उनकी खांसी की आवाज पूरे घर में गूंज जाती। बहू रचना की नींद बार बार टूट जाती और वह चिढ़कर करवट बदलती। कभी कभी तो वह इतना परेशान हो जाती कि बड़बड़ाते हुए उठ बैठती। एक तो दिन भर की थकान, ऊपर से ये खांसी, चैन से सोना भी नसीब नहीं है अब। सुबह होते ही रचना का मूड और भी खराब हो जाता है। वह सीधे सास पर ही झल्ला जाती है। माँ जी, कुछ कीजिए इनकी खांसी का, या तो डॉक्टर को बुलाइए या कोई इंतजाम कीजिए। ये रोज रोज बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। मोहनलाल जी सब सुन रहे थे। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वे कुछ नहीं कहते। खांसी का दर्द एक तरफ था, लेकिन बहू की बातें उन्हें भीतर तक तोड़ देती हैं। बहू, डॉक्टर ने 1 महीने बाद फिर बुलाया था इन्हें। विवेक से कहा था मैंने, लेकिन उसने कहा कि इस हफ्ते उसके पास समय नहीं है दिखाने का। अगर तुम हमारे साथ चल देती तो। कहते कहते रुक्मणी जी चुप हो गई। माँ जी, मेरे पास भी समय टाइम नहीं है फालतू के काम के लिए। घर और ऑफिस दोनों देखने होते हैं मुझे, इसलिए मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत कीजिए आप। कहकर रचना चली गई। फालतू के काम सुनकर रुक्मणी जी हैरान रह गई, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। एक रोज रुक्मणी जी और मोहनलाल जी शाम को पार्क से लौटे तो रुक्मणी जी ने देखा कि उनके पति की सांसें चढ़ रही थीं। क्या हुआ जी? तबीयत ठीक नहीं है? कुछ नहीं रुक्मणी, थक गया हूँ बस। अच्छा, विवेक से कहती हूँ, वो ले चलेगा अस्पताल आपको। रुक्मणी जी विवेक से कहने के लिए उठने ही वाली थी कि तभी मोहनलाल जी बोले, अब वो कहाँ सुनता है रुक्मणी। मोहनलाल जी की आवाज में एक टूटी हुई उम्मीद थी। विवेक तो अब अक्सर देर रात घर आता और आते ही अपने कमरे में बंद हो जाता। रुक्मणी जी रात को दरवाजे के पास बैठी रहती, बेटे के इंतजार में। आखिर एक माँ का दिल जो था, माँ खाना खाया जैसे सवाल के इंतजार में। लेकिन वो सवाल तो न कभी आया, न कभी पूछा गया, न कभी पूछने का मौका दिया गया। जब तक विवेक को समय मिलता, तब तक मोहनलाल जी की बीमारी काफी बढ़ गई थी और दूसरी ओर रिश्तों में मिठास भी खत्म हो चुकी थी। जो बचे थे वो थे ताने, चुपते शब्द और नजरों की बेरुखी।
मोहनलाल जी खाट पर लेटे थे। उनकी खांसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हाथों में कंपाहट थी और चेहरा बीमारियों से थका हुआ था। रुक्मणी जी रसोई में उनके लिए खिचड़ी बना रही थी कि तभी रचना की आवाज पूरे घर में गूंज गई। रचना की आवाज सुनकर रुक्मणी जी वहीं ठिठक गई। उन्होंने रचना के लफ्जों में वो तल्खी महसूस की जो किसी की भी आत्मा को घायल कर दे। रचना गुस्से से तमतमाई हुई थी। वह अपने पति विवेक से उलझ रही थी। अब बस बहुत हो गया। पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया है। दिन भर की नौकरी, उसके बाद घर का काम और ऊपर से तुम्हारे माँ बाप की देखभाल। मैं तंग आ गई हूँ इन सबसे। हर वक्त खांसी, दवा, दवाइयों की बदबू पूरे घर में फैली रहती है। ये घर घर नहीं, अस्पताल ज्यादा लगता है, जहाँ 2 मिनट के लिए सुकून नहीं है। मेरा जीना हराम हो गया है। विवेक कुछ नहीं बोला। उसकी आंखें झुकी हुई थी। शायद वो अपने माँ बाप की हालत भी देख रहा था और अपनी पत्नी की नाराजगी भी। रचना फिर बोली, साफ साफ कह रही हूँ, या तो इन्हें गांव भेज दो जहां ये पहले रहते थे, या किसी वृद्धा आश्रम का इंतजाम करो। अब मैं इन लोगों के साथ नहीं रह सकती। मोहनलाल जी ने धीरे से सिर घुमाया। उनकी आंखें नम थी। बहू के मुंह से ये सब सुनना शायद सबसे ज्यादा पीड़ादायक था। बुढ़ापे में क्या इतना बोझ बन जाते हैं माँ बाप? उनका दिल भीतर ही भीतर कांप रहा था। रुक्मणी जी, जो किचन में काम कर रही थी, ने जैसे तैसे अपने आंसू रोके। वो रसोई से बाहर आईं और बहुत ही शांत स्वर में बोली, बेटी, हम कोई बोझ नहीं बनना चाहते। अगर हमारा रहना तुम्हें असहज करता है तो हम खुद ही चले जाएंगे। हम लोग अपने गांव चले जाते हैं। फिर विवेक ने बात काटते हुए कहा, गांव? आप लोग गांव जाओगे? अरे ना जाने लोग क्या क्या कहेंगे। कहेंगे कि देखो, शहर में रहकर भी माँ बाप को संभाल नहीं पाया, गांव छोड़ आया अपने माँ पिताजी को। मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। माँ, नहीं, आप लोग गांव नहीं जाओगे तो ठीक है, इन्हें वृद्धा आश्रम छोड़ाओ। वहां इनके उम्र के बहुत से लोग भी मिल जाएंगे इन्हें, और अच्छे से टाइम भी कट जाएगा। रचना ने कटाक्ष करते हुए कहा। विवेक चुप हो जाता है और कमरे में चला जाता है। रुक्मणी जी का गला भर आया। वो जानती थी कि बहू पढ़ी लिखी है, आधुनिक है, पर संस्कारों से दूर होती जा रही है। पर बेटे का चुप रह जाना उन्हें अंदर तक तोड़ गया। विवेक की उस चप्पी में ही जैसे हजार ताने छुपे थे। रुक्मणी जी धीमे स्वर में बोली, किसी गैर के कटु शब्दों से इतना दर्द नहीं होता जितना अपने खून के खामोश होने से होता है। मोहनलाल जी ने अपना सिर झुका लिया। बेटे की वो चुप्पी अब तलवार की धार बन गई थी। न आवाज थी, न प्रतिक्रिया, बस एक मूक स्वीकृति कि माँ बाप अब बेवजह है उनके जीवन में। रात तो जैसे आज कांटे नहीं कट रही थी। रुक्मणी, हमने अपने बेटे को सब कुछ दिया, अच्छी पढ़ाई, संस्कार, फिर कहाँ कमी रह गई हमसे? रुक्मणी जी ने सिर झुका लिया। शायद ये हमारी गलती थी कि हम बच्चों से उम्मीद कर बैठे। मोहनलाल जी उठे और उन्होंने एक छोटा सा बैग निकाला। उसमें कुछ कपड़े, दवाइयाँ और वो पुराना संदूक रखा था जिसमें उन्होंने जीवन की सबसे कीमती चीजें समेट रखी थी। पुरानी तस्वीरें, विवेक की पहली ड्राइंग, उसके पहले खिलौने, सब सामान रखते रखते मोहनलाल जी ने कहा, चलो रुक्मणी, अब हम विवेक के घर में बोझ बन गए हैं। चलो कहीं ऐसे ठिकाने चलें जहां किसी को हमें रखने में शर्म ना आए, और वो जगह है वृद्धा आश्रम। हाँ, वृद्धा आश्रम ही ठीक है। कम से कम वहां कोई ताना तो नहीं मारेगा। सुबह दोनों ने अपना अपना सामान उठाया और बाहर के कमरे में रख दिया। सामान देखकर भी रचना ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस मुंह फेर लिया। और विवेक अब भी खामोश था। उसे अपनी माँ की नम आंखें और पिता के कांपते होंठ भी नहीं दिख रहे थे। मोहनलाल जी ने धीमे से विवेक से कहा, बेटा, हम तेरी जिंदगी में बोझ नहीं बनना चाहते। तू बहू की बात मान ले।
और हमें वृद्धा आश्रम ही छोड़ दे। वो शब्द नहीं कह रहे थे, वो अंदर से टूट रहे थे। उस दिन घर की दीवारों ने भी आंसू बहाए होंगे। दरारें सिर्फ रिश्तों में नहीं, दीवारों में भी दिखने लगी थी। एक अनकहा दर्द आज दोनों में दिख रहा था। विवेक ने चुपचाप उन्हें कार में बिठाया और कार चल दी। घर में सन्नाटा था। मोहनलाल जी और रुक्मणी जी खिड़की से बाहर नजारे नहीं, अपना बीता जीवन देख रहे थे। विवेक ने वृद्धा आश्रम के गेट पर गाड़ी रोकी और बेमन से कहा, माँ, बाबूजी, आप लोग यहीं ठीक रहेंगे। मैं आप लोगों से मिलने आता रहूंगा। कहकर विवेक ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। रुक्मणी जी की आंखों से टपकती बूंदें बोल रही थी, क्या हम इतने पराये हो गए हैं? गाड़ी चली गई। पीछे रह गया दो बूढ़े दिलों का टूटता सन्नाटा और एक रिश्ता जो अब सिर्फ दिखावे का रह गया था। वृद्धा आश्रम का नाम था आश्रय। बाहर से देखने पर एक सादा सा भवन, चारों ओर हरियाली और अंदर एक सन्नाटा जिसे समय ने ओढ़ रखा था। मोहनलाल जी और रुक्मणी जी जब वहां पहुंचे तो वहां की अधीक्षिका मालती जी ने उनका मुस्कुराते हुए स्वागत किया। आपका अपना ही घर है ये। यहाँ हर कोई अपनी कहानी लेकर आता है। आप भी अब हमारे परिवार का हिस्सा हैं। पहले कुछ दिन अजीब से लगे। घर की आदत छूट नहीं रही थी। हर सुबह आंख खुलते ही कान दरवाजे की आहट को खोजते। शायद विवेक आया हो, शायद बहू फिर आज ताना दे। लेकिन नहीं, अब वहां न कोई ताने थे, न कोई सिकवे, बस शांति थी। धीरे धीरे दोनों की दिनचर्या तय होने लगी। शुरू शुरू में विवेक उनसे मिलने एक दो दिन आया भी, लेकिन फिर आना ही छोड़ दिया। मोहनलाल जी की तबीयत में भी सुधार नहीं हो रहा था। वृद्धा आश्रम की छोटी सी सफेद दीवारों के बीच मोहनलाल जी का बिस्तर अब स्थायी ठिकाना बन गया था। चेहरे पर झुर्रियां पहले से और गहरी हो चुकी थी, लेकिन आंखों में अब भी एक उम्मीद थी कि शायद एक दिन उनका बेटा वापस आएगा, एक बार पूछेगा, बाबूजी कैसे हो? लेकिन वक्त बीतता गया और वो सवाल कभी नहीं आया। रुक्मणी जी दिन रात उनके पास बैठी रहती, कभी उनका माथा सहलाती, कभी उनसे अपने आंसू छुपा लेती। मोहनलाल जी मुस्कुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन होठों को तो शायद अब मुस्कुराने की आदत ही नहीं थी। डॉक्टर रोज आते और उनका चेकअप करते और एक ही बात बोलते, उन्हें अब दवाओं से ज्यादा अपनों के साथ की जरूरत है। एक शाम जब हल्की ठंडी हवा चल रही थी, मोहनलाल जी ने रुक्मणी जी का हाथ थामा और कहा, रुक्मणी, क्या मैं सच में बोझ बन गया हूँ? पहले बेटे पर था और अब तुम पर। रुक्मणी जी की आंखों से आंसू टपक पड़े। नहीं जी, तुम मेरे जीवन का सहारा हो। हम एक दूसरे का सम्मान है और रहेंगे। उस दिन मोहनलाल जी की आंखें नम थी और उसमें कुछ थकान थी, जैसे अब शरीर नहीं, आत्मा थक गई हो। अगली सुबह की चाय का समय हुआ, पर न उन्होंने उन्हें आवाज दी और न ही चाय मांगी। रुक्मणी जी ने धीरे से पास आकर आवाज दी, सुनिए, चाय तैयार है। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। रुक्मणी जी भाग कर गई तो देखा कि मोहनलाल जी की आंखें बंद थी। चेहरे पर गहरी शांति थी, मानो किसी और दुनिया में खो चुके हों। डॉक्टर को बुलाया गया। उनकी नब्ज टटोली गई। इनका देहांत हो चुका है। डॉक्टर की आवाज जैसे पूरे वातावरण में गूंज उठी। रुक्मणी जी वहीं बैठ गई, पति के सिर को गोद में रखा और धीरे से बोली, आप मुझे अकेला छोड़ ऐसे नहीं जा सकते हो। रुक्मणी जी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। आश्रम द्वारा विवेक को फोन लगाया गया। बहुत देर तक रुक्मणी जी मोहनलाल जी के सर को सहलाती रोती रही, कभी दुलारती, कभी पुकारती। दिन तक उनका गला सूख गया, आंखें लाल हो गई और दिल टुकड़ों में बिखर गया। तभी रुक्मणी जी ने मोहनलाल जी के निर्जीव हाथों को थामते हुए धीरे से आंखें मूंद ली और एक लंबी सांस छोड़ी और चुपचाप
वो भी अपने मोहन जी के पीछे पीछे चल दी। अब बिछड़ने का कोई डर नहीं था। अब न कोई वृद्धाश्रम था, न दुनिया का कोई तिरस्कार था। सिर्फ एक अनंत मिलन था, जहां कोई विवेक, कोई बहू, कोई दूरी उनके बीच नहीं थी। पूरे आश्रम में शोक छा गया। विवेक अभी तक आया नहीं था। अंतिम संस्कार की तैयारियां होने लगी। दोनों की एक साथ मृत्यु की खबर सुनते ही विवेक के शरीर में एक अजीब सी घबराहट दौड़ गई। रचना भी उसके साथ हड़बड़ाते हुए वृद्धा आश्रम पहुंची। जैसे ही दोनों ने वहां कदम रखा, वातावरण में अजीब सी निस्तब्धता थी। चेहरों पर मौन, हवा में एक दर्द बिखरा हुआ था। कमरे में पहुंचते ही विवेक स्तब्ध रह गया। सामने बाबूजी और माँ एक दूसरे का हाथ थामे शांति से लेटे थे, लेकिन अब वो दुनिया में नहीं थे। उनका चेहरा बेहद शांत था, जैसे सारी पीड़ा, सारी शिकायतें सब छोड़कर अब बस सुकून से सो गए हों। अंतिम संस्कार की तैयारियां हो रही थी। अधीक्षिका मालती जी ने विवेक के हाथ में मोहन लाल जी और रुक्मणी जी के संदूक की चाबी दी। विवेक ने उनके कमरे में रखा संदूक खोला तो उसके दिल पर जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। अब उसकी आंखों से बहे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। बहू भी सर झुकाए हुए खड़ी थी। विवेक ने धुंधला पड़ा संदूक का पीतल का ताला खोला, जैसे बरसों से किसी के हाथों का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने ढक्कन खोला, एक भभकती हुई सी खुशबू, माँ के हाथों की, पिता की हिफाजत की, उसके दिल को भेद गई। संदूक में एक एक करके कुछ चीजें रखी थी, जो शायद आज भी माँ बाप की नजरों में बहुमूल्य थी। सबसे ऊपर उसके बचपन की कई तस्वीरें रखी थी। कभी माँ की गोदी में हंसता हुआ नन्हा विवेक बैठा था, कभी बाबूजी के कंधों पर बैठा विवेक आसमान को छूने की कोशिश कर रहा था। एक कोने में छोटी छोटी पेंटिंग्स, जो शायद उसने स्कूल में बनाई थी। हर एक पर माँ ने टूटे फूटे लेख में लिखा था, मेरे बेटे की पहली कलाकृति। उनके नीचे बाबूजी के कांपते हाथों से लिखे खत भी थे, जहां उन्होंने अपने भविष्य के सपनों का जिक्र किया था। मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा, हमें गर्व होगा उस पर। एक छोटा सा प्लास्टिक का टूटा खिलौना भी रखा था, शायद वो जिसे पकड़े हुए बच्चा विवेक कभी सोता नहीं था। हर एक चीज को छूते हुए विवेक की आंखें बरस पड़ी। माँ, बाबूजी, आप लोग मुझसे कितना प्यार करते थे और मैंने बदले में आपको क्या दिया। संदूक में आखिर में एक पुरानी डायरी भी थी, जिसमें हर साल का विवेक का जन्मदिन, स्कूल का पहला दिन, चोट लगने पर माँ की दुआएं दर्ज थी। संदूक जैसे एक जीता जागता इतिहास था, जिसमें हर पन्ना चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि तुम हमारे जीवन का केंद्र थे। तुमसे बड़ी कोई दौलत नहीं थी हमारे लिए। आज विवेक को एहसास हो रहा था कि माँ बाप सिर्फ शरीर नहीं होते, वो जीवन की आत्मा होते हैं। और जब आत्मा चली जाती है तो जीवन केवल एक खाली घोल बनकर रह जाता है। विवेक ने कांपते हाथों से अपने माँ बाबूजी के पैरों को छुआ और फूट फूट कर रो पड़ा। माँ, बाबूजी, माफ कर दो, प्लीज माफ कर दो। उसका हर एक शब्द खुद पर लगते थप्पड़ों जैसा था, जिन्हें उसने भीड़ भाड़ में अकेला छोड़ दिया था, जिनके लिए एक शब्द तक ना बोला था। आज वही माँ बाप हमेशा के लिए खामोश हो गए थे। भीगी आंखों और टूटे दिल से अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हुई। विवेक ने अपने हाथों से माँ बाबूजी को नहलाया, नए कपड़े पहनाए। हर बार उनका चेहरा छूते हुए वह बुरी तरह टूट रहा था और रो रहा था। अब चिता सजी। विवेक ने माँ बाबूजी को आखिरी बार गले लगाया। उनके शरीर से निकलती ठंडी सी महक उसे अंदर तक कंपा रही थी। वो चाहता था एक बार वे आंखें खोलें, एक बार उसकी तरफ देख लें, पर अब सब कुछ असंभव हो चुका था। आपने जीवन भर मुझे सहारा दिया और मैंने आपको अकेला छोड़ दिया।
विवेक फूट फूट कर चिता के पास बैठकर रोने लगा। लोगों ने उसे संभाला। रोते हुए कांपते हाथों से उसने चिता को आग दी और आग से उड़ती लपटों में उनकी सारी यादें, सारी ममता, सारी डांट, सारा प्यार उन लपटों में सिसक रहा था। आग की गर्मी से चेहरा तप रहा था, लेकिन दिल बर्फ हो चुका था। विवेक अब खाली था, अंदर से भी बाहर से भी। उसे समझ आ गया था कि माँ बाप का साया जब उठ जाता है तब इंसान सच में अनाथ हो जाता है। आज वो पछता रहा था, पर अब पछताने के लिए कोई माँ बाप नहीं बचे थे। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।